तो यदि हम बात करें पर परागण की, तो जब एक पौधे पर उपस्थित पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण की सुविधा प्राप्त करते हैं, तो इस प्रक्रिया को यानी कि इस प्रकार के परागण को हम बोलते हैं पर परागण। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी एक पुष्प पे उपस्थित जो परागकण है वो दूसरे पौधे के पुष्प पर उपस्थित वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इसमें दो पौधों की आवश्यकता होती है। ये बात याद रखिएगा, पर परागण में दो पौधों की आवश्यकता होती है, परंतु दोनों पौधे एक ही जाति के होने चाहिए। अर्थात दो अलग अलग पौधों के अलग अलग पुष्पों के बीच परागण होता है तो उसे हम पर परागण कहते हैं। तो आइए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पौधे हैं, यानी कि दो पुष्पी पौधे हैं। तो जैसा कि एक पौधा है और इस पे पुष्प है, तो इस पुष्प से परागकण निकलकर कहाँ पर जाएगा? दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा। परंतु जब परागकोश से परागकण निकलेगा तो उसे माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। बिना माध्यम के यह एक पौधे से दूसरे पौधे तक जा नहीं सकता। तो आगे वीडियो में हम जानेंगे कि किस माध्यम से परागकण दूसरे पौधे पर जाते हैं। तो याद रखिएगा कि पर परागण में मीडियम की जरूरत होती है और पर परागण को एलोगैमी भी कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में आपके एलोगैमी दे देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्रॉस पोलिनेशन को एलोगैमी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि पर परागण क्रिया के लिए पुष्प एक लिंगी या फिर उभयलिंगी हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर शर्त यह है कि पुष्प एक लिंगी हो या फिर उभयलिंगी हो, परंतु ये दोनों अलग अलग पौधे पर लगे होने चाहिए। मतलब कि पौधे दो होने चाहिए, अब उन पौधों पर पुष्प चाहे एक लिंगी हो चाहे द्विलिंगी हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर परागण प्रक्रिया दो अलग अलग पौधों और दो अलग अलग पुष्पों के बीच होता है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि पर परागण प्रक्रिया के लिए एक पौधे से दूसरे पौधे पर परागकण पहुंचने के लिए किसी न किसी माध्यम या फिर हम कह सकते हैं किसी साधन या कारक की आवश्यकता होती है। आप सिंपली इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे दो पौधे हैं तो एक पौधा दूसरे पौधे से बहुत दूर है, ठीक। तो अब एक पौधे से दूसरे पौधे पर परागकण जाएगा कैसे? तो उसके जाने के लिए कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि पर परागण प्रक्रिया में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जब परागकण जाएगा तो उसे जाने के लिए किसी न किसी माध्यम, साधन या फिर कारक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम कह सकते हैं वायु के द्वारा जा सकता है, जल के द्वारा जा सकता है या फिर जंतुओं के द्वारा जा सकता है। तो इस प्रकार पर परागण की प्रक्रिया अलग अलग माध्यम से होती है। कुछ माध्यम के बारे में आइए हम जानते हैं। पहला है वायु परागण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एनिमोफिली। दूसरा है जंतु परागण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जूफिली। तीसरा है जल परागण, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वायु परागण यानी कि एनिमोफिली के बारे में। तो एग्जाम में कभी कभी वायु परागण न देकर एनिमोफिली दे देता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो पहला हमारा पॉइंट यह है कि वायु परागण की विधि तथा अनुकूलन क्या होते हैं, यानी कि परागण अगर वायु के द्वारा परागण हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या एडाप्टेशन पौधों में होना चाहिए। तो अनेक पौधों में परागकण वायु के द्वारा होता है। वायु के साथ धूल के कणों की तरह परागकण पुष्प से उड़ते रहते हैं और दूसरे पुष्पों तक पहुंचते रहते हैं। तो वायु परागण के लिए जो पुष्प होते हैं, पुष्प में उपस्थित जो परागकण होते हैं विशेष प्रकार का अनुकूलन अपने आप में रखते हैं ताकि वे आसानी से वायु के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंच सकें। तो अनुकूलन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कैसे पुष्प वायु परागण के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो आइए बात करते हैं पुष्पों में अनुकूलन। तो जिन पौधों में वायु परागण होता है यानी कि वायु परागण के लिए पौधे बने होते हैं, इनमें जो पुष्प होते हैं वो प्रायः अनाकर्षक होते हैं, मतलब दिखने में सुंदर नहीं होते। इनके पुष्प छोटे होते हैं, सुगंध रहित होते हैं, मधु रहित होते हैं, यानी कि इनमें नेक्टर नहीं पाया जाता। तो मधु रहित और सुगंध रहित होने के कारण इस पे जो कीट है जैसे कि भौरे या फिर तितलियां आकर्षित नहीं होते, उस पर नहीं जाते। इस कारण इनमें वायु परागण होता है। इनमें जो नर होते हैं और मादा होते हैं वे अलग अलग पुष्पों में उपस्थित होते हैं और एक लिंगी पुष्प प्रायः अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं। पुष्प में अधिकतर समूहों में विशेषकर मंजरी या फिर कैटकिन पुष्पक्रम विन्यास होता है। यानी कि इस प्रकार के जो पौधे होते हैं इनमें जो पुष्पक्रम होता है
वो मंजरी या कैटकिन प्रकार का होता है। तो पुष्पक्रम क्या होता है आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नर अंगों में क्या अनुकूलन होता है। तो वायु परागित पुष्पों में जो पुंकेसर होते हैं उनके जो पुतंतु यानी कि जो फिलामेंट होते हैं वो प्राय लंबे होते हैं। पुतंतु तथा पराग कोशों का जो अभिलांग प्राय मुक्त दली यानी कि वर्सेटाइल होता है। तो जिन पौधों में वायु परागण होता है तो उसमें जो नर होते हैं यानी कि जो पुंकेसर होते हैं उनके जो पुतंतु होते हैं लंबे होते हैं, जिसके कारण वो पुष्प के बाहर होते हैं, जिससे वो आसानी से वायु के द्वारा दूसरे पुष्प पर चले जाते हैं। इसके अलावा पराग कोशों में परागकणों की जो संख्या होती है बहुत अधिक होती है। परागकण भी शुष्क, छोटे, हल्के तथा धूल के कणों की तरह होते हैं। कभी कभी जो परागकण होते हैं उनमें पंख युक्त संरचना पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। और इस प्रकार के जो परागकण होते हैं हल्के होने के कारण आसानी से वायु में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो वायु परागण जिन पौधों में होता है उनके जो परागकण होते हैं बहुत हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि कभी कभी इनमें पंख युक्त संरचना पाई जाती है, जिससे कि ये वायु में आसानी से एक पौधे से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। अगर वो भारी होगा तो वायु में उड़ नहीं पाएगा। तो ये संरचनाएं पाई जाती हैं जिसके कारण कि वायु परागण हो पाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि आपको एक पंख युक्त परागकण दिखाई देगा। आइए मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। चीड़ जो है, चीड़ में पंख युक्त आपको परागकण देखने को मिलते हैं। अब आइए बात करते हैं हम मादा अंगों में क्या अनुकूलन होता है। तो मादा अंगों में वायु परागण के लिए जो अनुकूलन होता है उसमें सबसे मुख्य रूप से बात यह होती है कि इनके जो वर्तिकाग्र होते हैं वो प्रायः लंबे होते हैं। तो वर्तिकाग्र लंबे होने के कारण ये जो होते हैं पुष्प के बाहर निकले रहते हैं, और अनेक बार जो वर्तिका व वर्तिकाग्र अत्यधिक शाखित यानी कि ब्रांच हो जाते हैं। तो जब वर्तिकाग्र अत्यधिक शाखित हो जाते हैं तो जब परागकण वायु में उड़ते हैं तो आसानी से ये जो शाखित वर्तिकाग्र है उसमें फंस जाते हैं। अनेक पौधों में वर्तिकाग्र पंखदार, रोमयुक्त व चिपचिपे होते हैं। तो वर्तिकाग्र के पंखदार या फिर रोम युक्त या चिपचिपा होने का फायदा यह है कि जब वायु में परागकण उड़ता है तो आसानी से इस पे चिपक जाता है। तो मादा अंगों में वायु परागण के लिए इस प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। तो इस प्रकार का जो वर्तिकाग्र होता है वो पाया जाता है बांस, घास, गन्ना इत्यादि में। आप चित्र में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर रोम युक्त चिपचिपा वर्तिकाग्र दिखाई देगा। आइए कुछ उदाहरण की बात करते हैं जिनमें कि वायु परागण पाया जाता है। तो अनेक अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि ये सभी वायु परागित पौधे हैं। अनेक ताड़ों, मजनू, सफेदा, शाहबलूत आदि में वायु परागण होता है। इसके अलावा बांस, गन्ना इत्यादि में भी वायु परागण होता है। वायु परागण के अन्य उदाहरण है जैसे कि एल्म, बीच, चीड़, मजनू, सफेदा, घास, गन्ना इत्यादि। तो आप इन सभी उदाहरणों में से कुछ उदाहरण को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।